आज हम शुरू करेंगे बच्चों बेंजीन एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। अच्छे, हाँ ठीक है जी। देखिए, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। आज हम एरोमेटिक कंपाउंड की बात करेंगे। जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ना बच्चों, अगर इसमें बेंजीन हो तो उसे बेंजीनोइड कहते हैं, बेंजीनोइड कंपाउंड। और कुछ ऐसे होते हैं जो एरोमेटिक तो होते हैं पर उनमें बेंजीन नहीं होती, ऐसे कंपाउंड्स को हम नॉन बेंजीनोइड कहते हैं, नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड। जैसे अभी मैं बात करूंगा, जैसे ये देखो, ये कंपाउंड एरोमेटिक है पर इसमें बेंजीन नहीं है, तो ये नॉन बेंजीनोइड है। यानी कि चाहे नॉन बेंजीनोइड हो चाहे बेंजीनोइड हो, होते ये क्या है, होते एरोमेटिक। ठीक है। हाँ, जब बात करेंगे हम बेंजीन की, देखो बेंजीन में आप जानते हैं सारे कार्बन एटम जो होते हैं, सारे कार्बन एटम sp2 होते हैं। इसके अंदर आधी पाई डेंसिटी ऊपर, जो मैंने सीबीएसई के बैच में बताई थी, और आधी पाई डेंसिटी इसमें नीचे डीलोकलाइज होती है। इसीलिए बेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक इजिली हो जाते हैं। ये बात भी हमने पढ़ी थी। और बेंजीन में मैंने आपको बताया था कि जो केक्यूल स्ट्रक्चर होता है, केक्यूल स्ट्रक्चर में अगर हम ये कहें या ये कहें, अगर मैं कहूं दोनों केक्यूल स्ट्रक्चर है, तो केक्यूल स्ट्रक्चर में एक प्रॉब्लम आती है। अगर हम बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर देखें तो उसमें डबल बॉन्ड डीलोकलाइज होता है। तो अगर इसके अंदर देखें, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा रहा था, तो मैंने डबल बॉन्ड की लेंथ बताई थी 133 पिकोमीटर, मैंने आपको सिंगल बॉन्ड की लेंथ बताई थी 154 पिकोमीटर। अगर आपको याद हो, मैंने ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ भी बताई थी 120 पिकोमीटर। तो जो बेंजीन की जो लेंथ होती है वो डबल और सिंगल के बीच की होती है। तो इसके अंदर जो ये डिस्टेंस होता है, दिस इज 139 पिकोमीटर। अब केक्यूल स्ट्रक्चर से प्रॉब्लम क्या आती है मैं आपको बताता हूं। अगर मैं कहूं 1,2 डाई ब्रोमोबेंजीन, 1,2 डाई ब्रोमोबेंजीन, अब 1,2 डाई ब्रोमोबेंजीन, ये भी तो 1,2 डाई ब्रोमोबेंजीन है। और अगर मैं बीआर बीआर यहां लगा दूं तो ये भी तो 1,2 डाई ब्रोमोबेंजीन है। तो आपको नहीं लग रहा है दोनों कंपाउंड अलग अलग है? क्योंकि एक में डबल बॉन्ड के बीच में 2 बीआर लगाए और एक में सिंगल बॉन्ड के बीच में 2 बीआर लगाए। तो अगर आपको पूछें कि बेंजीन, सॉरी, 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन के कितने आइसोमर होते हैं, आप कहेंगे एक ही होता है। आप कहेंगे 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन का एक ही आइसोमर होगा, ये वाला। पर अगर पूछे अकॉर्डिंग टू केक्यूल 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन के कितने आइसोमर होते हैं, 2 होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू केक्यूल स्ट्रक्चर 2 आइसोमर्स आर पॉसिबल। किसके? 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन की। और फिर केक्यूल स्ट्रक्चर से एक और प्रॉब्लम आती है, इसमें डबल बॉन्ड है, इसको एडिशन शो करना चाहिए, पर बेंजीन आल्सो शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस व्हिच इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड। तो केक्यूल से तो हमें एडिशन शो करना चाहिए था। तो केक्यूल के स्ट्रक्चर की 2 लिमिटेशंस आपको ध्यान में रखनी है। तो क्या रखोगे कि भैया 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन के 2 आइसोमर बनते हैं पर होते एक ही है। और दूसरा, बेंजीन को एडिशन शो करना चाहिए पर बेंजीन सब्स्टिट्यूशन भी शो करती है, जो भी केक्यूल से अगेंस्ट जाती है। तो बेंजीन के बारे में ये 2 बातें याद रखना। देखिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं ये एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। हम सीबीएसई के अंदर बात कर रहे थे
और मैं पता है, मैं आपको एक और बताता हूँ, आप जाके चेक करना पीवाईक्यू, अगर आप चेक करते हो तो साल 2020 से लेके साल 2025 तक लगभग हर साल किसी न किसी शिफ्ट में एरोमेटिक कंपाउंड पे क्वेश्चन आया है। हर साल आया है। हो सकता है एक शिफ्ट में आया हो, अगले दिन वाली शिफ्ट पे ना आया हो। मतलब मोर देन, मैं कहूंगा 50% ऐसी शिफ्ट रही होगी जिसमें एरोमेटिक के ऊपर क्वेश्चन आया होगा, एरोमेटिक है नहीं, तो इसको हल्के से मत लेना। एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशंस पहले तो याद करो। पहली, मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर, जो हमने सीबीएसई में पढ़ी। दूसरी, एम्पल डीलोकलाइजेशन किसकी, ऑफ पाई, पाई इलेक्ट्रॉन पूरे मॉलिक्यूल का चक्कर काट के आ सके। थर्ड, मस्ट ओबे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, और इसको कहते हैं मस्ट ओबे हक्कल्स रूल। ठीक है, ये तीन शर्तें होती हैं। पर बच्चे क्या करते हैं, सीधा 4n+2 में जाने की कोशिश करते हैं। आप पहले ये तो शर्तें देख लो हो रही है नहीं हो रही है। अगर ये हो रही है तो इसमें जाना, ये हो ही नहीं रही तो इसमें जाके करना ही क्या है। और इन दोनों को आप एक ही नजर में देख सकते हो। अगर कंजुगेशन है, तो पहली दो शर्तें सेटिस्फाइड हो गई, फिर मैं 4n+2 में जाऊंगा। अगर कंजुगेशन है ही नहीं, कंजुगेशन मतलब डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल सिंगल प्लस, डबल सिंगल माइनस, ये कंजुगेशन होती है। अगर कंजुगेशन है तो हम सी में जाएंगे, कंजुगेशन ही नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ अप्लाइंग हक्कल्स। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो सकती है, एन की वैल्यू 0 भी हो सकती है, ध्यान रखना। सो पर एक बात बताता हूं, अब जब आप एंट्रेंस में जा रहे हो ना, अब 4n+2 भूल जाओ, भूल जाओ। आप सीधा ये देखना कि अगर कंजुगेशन है और इलेक्ट्रॉन 4 के टेबल में आ रहे हैं, 4 के टेबल में मतलब 4, 8, 12, 16, 20, 4 के टेबल में आ रहे हैं, तो एरोमेटिक नहीं होगा। अगर इवन है पर 4 के टेबल में नहीं आ रहे हैं, तो एरोमेटिक होगा, पर पहली दो शर्तें सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अब बताओ, कंजुगेशन है और टोटल इलेक्ट्रॉन 22 है, एरोमेटिक होगा, क्योंकि 22 4 के टेबल में तो नहीं आता ना। तो 4n+2 सेटिस्फाई हो जाएगा, 4n+2 लगाने की जरूरत नहीं होती, 4n+2 लगाने की जरूरत नहीं होती, सीधा देखो। अच्छा अब बताओ, कंजुगेशन है, टोटल इलेक्ट्रॉन 24 है, एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। उनको एंटी एरोमेटिक कहते हैं, क्या कहते हैं, एंटी एरोमेटिक कहते हैं, पर एंटी एरोमेटिक शब्द एनसीईआरटी में नहीं लिखा। तो अगर अगर कंजुगेशन है और इलेक्ट्रॉन 4 के टेबल में आ रहे हैं, वो एरोमेटिक नहीं है, वो एक्चुअली क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक। और अगर कंजुगेशन है और 4 के टेबल में नहीं आ रहे हैं और इवन नंबर है, वो एरोमेटिक है। कर लोगे। अच्छा बताओ, कंजुगेशन है और टोटल इलेक्ट्रॉन 38 है, एरोमेटिक है। कंजुगेशन है, टोटल इलेक्ट्रॉन 52 है, एरोमेटिक नहीं है, 4 के टेबल में आता है 52। कर लोगे, 4n+2 लगाने की जरूरत तो नहीं, टाइम बचा लोगे। आओ अब कुछ केसेस करते हैं, आ जाओ। हम शुरू होते हैं बेंजीन से। कंजुगेशन है, आसान मॉलिक्यूल से शुरू हो रहे हैं। कंजुगेशन है, बिल्कुल है। चलो, कंजुगेशन है तो पहले दो पॉइंट सेटिस्फाइड हो गए। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 2, 4, 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 4 के टेबल में नहीं आता और इवन नंबर है, ये एरोमेटिक है। इनको ना एन्यूल सिस्टम कहते हैं। एन्यूल सिस्टम पता है क्या होता है, एन्यूल सिस्टम वो होता है जिसमें साइक्लिक रिंग हो, एक एक साइक्लिक रिंग हो, दो नहीं, और अंदर कंजुगेशन, तो उसको एन्यूल सिस्टम कहते हैं। समझ में आ गई। उसके पहले ये लगाना पड़ता है, ये 6 एन्यूल सिस्टम है। अब 6 एन्यूल सिस्टम का मतलब क्या होगा, कि 6 कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम के लिए होता है, और एक रिंग है और कंजुगेशन है। लॉजिक समझ में आया। अब जैसे ये बताओ, ये बताओ, क्या ये एन्यूल सिस्टम है कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है।
तो ये 8 एन्यूल सिस्टम है। समझ में आ गई बात जी? ऐसे 10 एन्यूल सिस्टम क्या होगा? 10 कार्बन होंगे, एक ही रिंग होगी, और अंदर डबल बॉन्ड किसमें होंगे? कंजुगेशन में। तो इनको एन्यूल सिस्टम कहते हैं। आ जाओ, तो ये एरोमेटिक है। आगे चलें। साल 2024 पूछा था ये एरोमेटिक है या नहीं? ये भी एरोमेटिक है। आपने सिर्फ इसको देखने, यहाँ क्या जा रहे हो, यहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है। बच्चों ने इसको भी गिन लिया कि ये इसका रिंग का हिस्सा है। तो आपने सिर्फ इसके 6 इलेक्ट्रॉन देखने हैं भाई, ये एरोमेटिक है। इसको देखिए, नेफ्थलीन एरोमेटिक है। कंजुगेशन तो दिख ही रही है ना, सारे sp2 है ना। और पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 इंटू 2 10, 10 इवन है, 4 के टेबल में नहीं आता, ये एरोमेटिक है। कंजुगेशन है, बिल्कुल है। अगर कंजुगेशन है तो पहली तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। सेटिस्फाइड होगी, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? पर 4 के टेबल में आता है, ये एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक है। ये एंटी एरोमेटिक है, पर ये शब्द मत लिखना, पंगे मत लेना, ये एरोमेटिक नहीं है, बात करो। अब जब इसमें आ जाओ, अब देखो इसमें कंजुगेशन है, डबल सिंगल प्लस, प्लस सिंगल, कंजुगेशन है। अब बताओ टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इवन है, 4 के टेबल में नहीं आता। एन की वैल्यू 0 कर दो ना, एन को 0 पुट कर दोगे तो 2 आ तो गया। तो ये एरोमेटिक है। साल 2024 में पता क्या क्वेश्चन आया किसी एक शिफ्ट में? उसमें 4 दिए हुए थे, पूछा था इनमें से सबसे स्टेबल कौन सा है। उनमें से ये सबसे स्टेबल था, क्योंकि एरोमेटिक था। बाकी 3 एरोमेटिक नहीं थे। और ये एक ये भी दिया हुआ था, और एक ये भी दिया हुआ था। अब बताओ ये एरोमेटिक होगा? ये एरोमेटिक नहीं होगा, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन पता कितने हैं? 2। और ये लोन पेयर भी पाई होता है, तो 2 और 2 4, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास? 4 के टेबल में आता है, ये एरोमेटिक नहीं है। समझ में आ गई? एरोमेटिक नहीं है ये। तो ऐसे दिए हुए थे, ऐसे 3 4 पूछा था सबसे स्टेबल कौन सा है। अरे जो एरोमेटिक है स्टेबल लिखते ना। लॉजिक समझ में आ गया? एक बार ये भी आया था जेई में। अब देखते हैं आप इसको पिक कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। पहले बताओ कंजुगेशन है, डबल सिंगल प्लस, डबल सिंगल प्लस। और होगा क्या, इसका पाई इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट पी में आ सकता है, बोलो। और इसका पाई इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट पी में आ सकता है, इसका लोन पेयर अब इसके वैकेंट पी में आ सकता है, इसका इधर से इधर पूरे मॉलिक्यूल का चक्कर काट सकता है। हाँ, तो बेसिकली हमें पूरे मॉलिक्यूल का चक्कर कटवाना है पाई इलेक्ट्रॉन्स का। तो इसका पाई इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट में आ सकता है, इसके पाई इलेक्ट्रॉन जब इसके वैकेंट में आ जाएंगे वो इसमें आ सकते हैं, और इससे इस पूरे मॉलिक्यूल का चक्कर काट सकते हैं, एम्पल डिलोकलाइजेशन तो होगी। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एरोमेटिक है। क्वेश्चन आया हुआ जेई में ये। आगे देखो, एरोमेटिक होगा? नहीं होगा। पता है क्यों? यहां पे क्या हो गया, कंजुगेशन खत्म हो गई, ये नॉन प्लेनर हो गया, ये प्लेनर ही नहीं है, तो ये नॉट एरोमेटिक। अब इसके लिए मैं एंटी एरोमेटिक भी यूज नहीं करूंगा। एंटी एरोमेटिक तब करता जब पहली 2 शर्तें पूरी होती और तीसरी शर्त में इलेक्ट्रॉन 4 के टेबल वाले होते। ठीक है, ये एरोमेटिक नहीं है। ये सारे केस आए हुए जेई में, आप जाके पीवाई को चेक कर सकते हैं। अब बताओ ये एरोमेटिक होगा? कंजुगेशन तो हो गई, कंजुगेशन हो गई। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 और 2 4, और 4 के टेबल में आ रहा है। यस, इट इज एरोमेटिक। ये होगा नॉट एरोमेटिक, सॉरी, दिस इज नॉट एरोमेटिक। ये होगा, माइनस लगा दिया ना तो समझो यहाँ पे लोन पेयर है। लोन पेयर है, वो लगाएगा नहीं, आप अपना दिमाग लगा लेना। 2 4 6 कंजुगेशन है। पहली तो शर्त सेटिस्फाइड, आगे चलो। इवन इलेक्ट्रॉन 4 के टेबल में नहीं आ रहे, एरोमेटिक है। अच्छा ये एरोमेटिक नहीं है, ये एंटी एरोमेटिक होगा। ये एंटी एरोमेटिक होगा, क्यों? क्योंकि पहली 2 शर्तें सेटिस्फाइड हो रही हैं, तो एंटी एरोमेटिक कैटेगरी में आ जाएगा। अब मेरे बच्चों थोड़ा सा मेरी पुरानी बात याद करो। इसका नाम एनसीईआरटी में कहां लिखा है? इसको फ्यूरान कहते हैं।
एक जगह लिखा है, पूरी 11वीं पूरी 12वीं में, 11 क्लास की ऑर्गेनिक के स्टार्टिंग में लिखा है इसको फ्यूरान। तो रट्टा होना चाहिए। अगर आपको फ्यूरान लिख दे और सिग्मा पाई पूछ ले, फ्यूरान लिख दे एरोमेटिक है या नहीं पूछ ले, आओ देखते हैं। तो फ्यूरान में टोटल पाई इलेक्ट्रॉन गिनने हैं हमने, 2 4। अब ओ के पास जो लोन पेयर होते हैं ना बच्चे, ओ के पास लोन पेयर ये भी होगा, ओ के पास लोन पेयर ये भी होगा। तो बच्चा क्या करता है, 2 4 6 8, टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन गिन लेता है। पता क्या होगा हमें कंजुगेशन में जब देखना है, तो इसके जो पी ऑर्बिटल होंगे, इसके जो पी ऑर्बिटल होंगे, उनमें से कोई एक पी ऑर्बिटल इनके प्लेन के साथ मैच करेगा। जैसे मान लो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये पी ऑर्बिटल है, ये इधर डबल बॉन्ड है, ये उसके पी ऑर्बिटल है, ये ओ आ गया, ओ के पास 2 पी ऑर्बिटल है। तो एक पी ऑर्बिटल ऐसा होगा, एक पी ऑर्बिटल ऐसा होगा। तो जो ऐसा होगा वही तो अल्कीन के पी ऑर्बिटल के साथ अलाइन करेगा ऐसे। जो आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा वो तो अलाइन ही नहीं होगा। तो अब ओ के 2 में से एक लोन पेयर गिनोगे, दोनों लोन पेयर गिनोगे? एक लोन पेयर गिनना है। कितने लोन पेयर गिनने हैं? एक लोन पेयर गिनना है। तो जब एक लोन पेयर गिनोगे तो आप इसके 2 4 और 6 पाई इलेक्ट्रॉन गिनना मेरे बच्चों। यस इट इज एरोमेटिक। अच्छा ये अगर एरोमेटिक है तो बेंजीनॉइड डेरिवेटिव है या नॉन बेंजीनॉइड डेरिवेटिव है? एरोमेटिक दो तरह के होते हैं, बेंजीनॉइड या नॉन बेंजीनॉइड। ये कौन सी कैटेगरी आ जाएगी? ये नॉन बेंजीनॉइड हो जाएगी क्योंकि बेंजीन नहीं है इसके अंदर। अच्छा ऐसी एक और थी अगर आपको याद हो, थायोफिन। याद आया किसी को? थायोफिन। तो अब इस पे भी सल्फर के पास 2 लोन पेयर है। कितने लोन पेयर काउंट करूंगा? 2 या 1? 1। तो 2 4 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे आप, एरोमेटिक हो जाएगा। अच्छा पीरियडीन, एक बार नीट में आ गया था, इसके सिग्मा पाई पूछे थे। पीरियडीन सिग्मा पाई पूछे थे इसके। अब बताओ इसमें एन के पास भी लोन पेयर है, क्या इसका एन का लोन पेयर काउंट करूं? नहीं, क्यों? क्योंकि ये वाले पी इलेक्ट्रॉन और ये वाले पी इलेक्ट्रॉन जिस प्लेन में ये होंगे उस प्लेन में ये हो ही नहीं सकते ना, परपेंडिकुलर होगा। तो ये तो आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। तो लोन पेयर नहीं गिनूंगा, सिर्फ पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गिनूंगा। तो इट इज एरोमेटिक और नॉट एरोमेटिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 6 आ रहे हैं, 4 के टेबल में नहीं आ रहे हैं और कंजुगेशन तो है। अच्छा ये होगी एरोमेटिक, ये होगी। अब एन का एक लोन पेयर होगा इसमें। अब बताओ काउंट करें इसको, नहीं करें? कर लो। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी एरोमेटिक हो गया। समझ में आ रहे हैं कुछ बातें बच्चे? एक बहुत फेमस है, ध्यान से देखो इसको। डबल सिंगल डबल सिंगल, यहां डबल बॉन्ड हो। एनसीईआरटी में इसका नाम भी लिखा है ट्रोपोलोन। क्या नाम लिखा है इसका? ट्रोपोलोन। ट्रोपोलोन। क्या नाम लिखा है इसका? ट्रोपोलोन। मैंने क्या कहा था, इसका सिग्मा पाई याद कर लेना। ऐसे याद कराया था 414 ट्रोपोलोन। याद आया कुछ? 414 ट्रोपोलोन। सिग्मा पाई मैंने निकालने सिखाया, मैं पिछले लेक्चर में जाके चेक कर लेना। चलो वो अलग बात है। ट्रोपोलोन को पहचान लिया? एरोमेटिक है या नहीं चेक करना जरा। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन, पहले कंजुगेशन चेक करो। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, कंजुगेशन है। पाई इलेक्ट्रॉन पूरे मॉलिक्यूल का चक्कर काट सकते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन कितने जरा चेक करना। 2 4 6 8। एरोमेटिक होगा नहीं होगा? बोलो। इसको काउंट करें या ना करें? वो तो रिंग के बाहर हो गए। अच्छा इसको देखो, एरोमेटिक होगा नहीं होगा? क्योंकि रिंग तो ये है ना। अच्छा बताओ, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल प्लस, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसका नाम पता है क्या होता है? ट्रोपाइलियन आयन।
ट्रोपाइलियम आयन आपको पता है बहुत स्टेबल होता है, बेंजीन से भी स्टेबल होता है। दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल। कारण इसकी डिलोकलाइजेशन बेंजीन की डिलोकलाइजेशन से भी ज्यादा होती है। तो इसका ट्रोपोलोन से बना कौन सा आयन? ट्रोपाइलियम आयन। ट्रोपाइलियम आयन इट इज इवन मोर स्टेबल देन बेंजीन। चलिए ये होगा। चेक करो। अच्छा आपको लग रहा है एन्यूलिन सिस्टम है? ये लग रहा है ये एन्युलिन कब कहते हैं हम? जब एक ही रिंग हो। ये एक रिंग है, दो रिंग है? एक ही रिंग है ये एक ही रिंग है। और कितने कार्बन एटम है जरा गिनना? एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ। तो दिस इज 10 एन्युलिन सिस्टम। देखते हैं एरोमेटिक होगा नहीं होगा, चेक करना। दो चार छह आठ 10। तो आपको लग रहा है इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा होगा पहली दो शर्तें सेटिस्फाइड होगी, एम्पल डिलोकलाइजेशन और कंजुगेशन। और इलेक्ट्रॉन इवन है, चार के टेबल में नहीं आने, 4n+2 सेटिस्फाइड हो गया। सर एरोमेटिक है। एरोमेटिक नहीं, ये एरोमेटिक नहीं होता है। लास्ट ईयर आया 2024 में आया जेई में। देखो क्या होता है एक्चुअली इसके अंदर क्या होता है। ये रिंग में ये जो एच एटम्स होते हैं ना, ये देखो ये जो एच होते हैं यहां पर, ये एच देख रहे हो, ये वाला एच, और इसका एच देख रहे हो, ये वाला एच। ये एक दूसरे के सर पे जाकर टक्कर मारते हैं। समझ आ गया? ये वाला एच और इसका ये वाला एच बिल्कुल पास पास पहुंच गए ना, जिसकी वजह से थोड़ी सी इंटरेक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस आ जाती हैं और पाई इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर जाने से रोकते हैं। क्योंकि मेन क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट डिलोकलाइजेशन। तो इनके यहां बैठने के चक्कर में पाई इलेक्ट्रॉन को जाने में आसानी होगी, दिक्कत होगी। जैसे ही एम्पल डिलोकलाइजेशन रुक जाएगा, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन रुक जाएगा। एरोमेटिक तो नहीं हो सकता ना, एरोमेटिक नहीं होता है। तो दिस इज नॉट एरोमेटिक। आपको पता है ये क्वेश्चन दो बार आ गया जेई में। एक बार आया था चार मॉलिक्यूल दिए होते, पूछा था कौन कौन सा एरोमेटिक है। और एक बार आया था कि कौन सा एरोमेटिक है कौन सा एरोमेटिक नहीं है, दोनों में ये लिखा हुआ था। अब थोड़ा सा ध्यान से जवाब देना। पहले आप बताओ कंजुगेशन है? कंजुगेशन है। चलो कंजुगेशन है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल दिख रहा है। कंजुगेशन है यानी कि पहली दो शर्तें सेटिस्फाइड, मतलब प्लेनर भी है और ये एम्पल डिलोकलाइजेशन भी कर रहा है, राइट? अच्छा आपको लग रहा है एक ही रिंग है, दो रिंग्स हैं, ये चार रिंग्स हैं? ये एक ही रिंग है। अगर ये एक ही रिंग है तो ये एन्युलिन सिस्टम हो गया। कितने कार्बन एटम है? एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10 11 12 13। तो दिस इज 14 एनुअल सिस्टम हो गया। पाई इलेक्ट्रॉन कितना? 1 2 3 4 5 6 7। तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। वैसे एक बात बताऊं, अगर एक ही रिंग हो ना, एक ही रिंग हो और कंजुगेशन हो, तो जितने कार्बन होते हैं उतने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 14 कार्बन एटम में 14 ही पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें 10 कार्बन एटम में 10 ही पाई इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ कंजुगेशन है और एम्पल डिलोकलाइजेशन है और इलेक्ट्रॉन इवन नहीं है, इवन है और चार के टेबल में, तो 4n+2 तो सेटिस्फाइड हो जाएगा। इट इज एरोमेटिक। साल 2024 जेई में आया था। इसमें प्रॉब्लम नहीं होती, इसमें होती है ना, इसमें पास पास होते हैं, उसमें थोड़े दूर दूर होंगे अगर होंगे भी तो उसमें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते, रिपल्सिव इंटरेक्शन इसके अंदर नहीं होती। आगे चलेंगे। आपको कुछ केसेस करा देता हूं मैं, बोर्ड पे ना कुछ केसेस लिख देता हूं, वो एरोमेटिक होंगे या नहीं होंगे उनको डिस्कस फटाफट कर लेते हैं। हाँ जी। अब हम इन मॉलिक्यूल का एक बार देख लेते हैं कौन एरोमेटिक है या कौन एरोमेटिक नहीं है। आप जरा इस मॉलिक्यूल को जब ध्यान से देखोगे ना, तो आप इस कार्बन को जरा ध्यान से देखो, देखते लग जाएगा ये sp3 है। sp3 होते ही आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, आउट ऑफ प्लेन होते ही प्लेनरिटी खत्म हो जाएगी। और वैसे भी यहाँ पे कंजुगेशन ब्रेक हो रही है, दिखाता हूँ कैसे। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल चल रहा था ना, बहुत अच्छे से चल रहा था। पर देखो डबल सिंगल फिर सिंगल इधर भी सिंगल इधर भी सिंगल, दो तरफ सिंगल सिंगल आ गया।
किसी एक तरफ डबल होता तो उम्मीद बन जाती। तो ये sp3 कार्बन हो गया, तो अब इससे उम्मीद भी मत करना। अच्छा अब बताओ, इसको एंटी एरोमेटिक की कैटेगरी में नहीं डाल सकते क्योंकि कंजुगेशन ही नहीं है, ये एरोमेटिक नहीं है, दिस इज नॉट एरोमेटिक। आना ये एन्यूलिन सिस्टम होगा, एक ही रिंग है ना, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं जरा देखना, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल तो है, पर 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन आते ही क्या हो जाएगा, ये 4 के टेबल में आ रहा है, तो दिस इज नॉट एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक होगा, ये एंटी एरोमेटिक होगा, पर आप अभी करो एरोमेटिक नहीं है, एंटी एरोमेटिक वाली बात छोड़ो। इसमें कंजुगेशन चेक करो, डबल सिंगल माइनस, माइनस सिंगल डबल सिंगल डबल, कंजुगेशन है भाई, कंजुगेशन है। अब आ जाओ चेक करो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 4 6 8 और ये 10, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, 4n+2 में आ जाएगा क्योंकि 4 के टेबल में नहीं आ रहा, इवन है, एरोमेटिक है। इधर देखो, डबल सिंगल प्लस प्लस सिंगल डबल, कंजुगेशन बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया कंजुगेशन है, कोई दिक्कत नहीं। पाई इलेक्ट्रॉन चेक करो, 2 4 6 8, इसको तो गिनूंगा नहीं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये एरोमेटिक नहीं है, ये एंटी एरोमेटिक। आगे चलो, कंजुगेशन चेक करो, डबल सिंगल प्लस, बाहर वाले को छोड़ दो, कंजुगेशन है। पाई इलेक्ट्रॉन चेक करो, 2 और 2 4, ये एरोमेटिक नहीं है, एंटी एरोमेटिक है। इधर आ जाओ, इसमें कंजुगेशन दिख रही है आपको, चेक करो। अभी रिंग फ्यूज्ड है, अगर रिंग फ्यूज होती है तो हमें पूरे मॉलिक्यूल की डिलोकलाइजेशन चेक करनी पड़ती है, ये रिंग फ्यूज नहीं है, ये देखो ये फ्यूज्ड रिंग नहीं है, ये फ्यूज्ड रिंग है, जहां फ्यूज आ जाएंगे टोटल गिनने होते हैं। चेक करो, 2 4 6 8 10, पर मैं इलेक्ट्रॉन गिनी क्यों रहा हूं, sp3 हो तो क्या, कंजुगेशन ही ब्रेक हो गई, जब कंजुगेशन ही ब्रेक हो गई ये एरोमेटिक नहीं है, ये एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक की कैटेगरी से बाहर हो जाएगा, एरोमेटिक ही नहीं है। इधर आ जाओ, अब बताओ ये रिंग फ्यूज्ड नहीं है, तो मैं सिर्फ इसको ही देखूंगा, सिर्फ इसको देखूंगा, ये एरोमेटिक है। अच्छा अगर ये एरोमेटिक है, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, ये बेंजीनोइड है या नॉन बेंजीनोइड है, ये बेंजीनोइड है, बेंजीन दिख तो रही है इसमें, ये बेंजीनोइड डेरिवेटिव है। और इसको देखना, बड़ा अच्छा केस है, बहुत ही शानदार केस है, ये शायद 2023-24 में आया। पहले कंजुगेशन चेक करो, इसमें भी है इसमें भी है, अब इसकी कंजुगेशन देखते हैं, देखो डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल, कंजुगेशन दिख गई, पहली दो शर्तें पूरी होगी। अब पाई इलेक्ट्रॉन गिन लो, 2 4 6 12 12 और 2 14, हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन, यस इट इज एरोमेटिक, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। तो कोई एरोमेटिक है या नहीं है, ढूंढ लोगे बच्चों, बोलिए क्या क्या कंडीशन होगी, प्लेनरिटी, एम्पल डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एंड मस्ट ओबे हक्कल रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। तो एक बार जेई में क्वेश्चन आया था, 4 रिंग देने के लिए पूछी थी कौन सी स्टेबल है, जिसमें एरोमेटिक लग रहा है 4n+2 सेटिस्फाई हो रहा है, कंजुगेशन सेटिस्फाई हो रहा है, उसको लिख देना, सबसे स्टेबल हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बच्चों, अब एक छोटा सा टॉपिक करते हैं जो हमने सीबीएसई के बैच में अच्छे से कर ही लिया था, बेंजीन की प्रिपरेशन। अब बताओ बेंजीन को जब प्रिपेयर करोगे तो पहला मेथड मैंने कौन सा बताया था आपको, फ्रॉम फिनोल। फिनोल में क्या डालते थे, जिंक डस्ट, ये 12th में भी बहुत काम आएगा मेरे बच्चों। सेकंड मेथड, बेंजोइक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन यूजिंग सोडा लाइम, NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड, 3:1 रेशियो, हीट, तो Na2CO3 निकल जाता है और H फिनाइल को मिल जाता है और वापस क्या मिल जाती है, ये हम पहले कर चुके हैं इसलिए फटाफट बता रहा हूं। थर्ड, इथाइन का साइक्लिक पॉलीमराइजेशन रेड हॉट आयरन, इसके 3 मॉलिक्यूल होते हैं ऐसे, मैं बना के दिखा देता हूं, एक बार याद आ जाएगा आपको। इथाइन इथाइन इथाइन, एक इधर एक इधर एक इधर, तो हमें क्या मिल जाएगी, बेंजीन मिल जाएगी। और अगर यहां पर हम इथाइन ना लेते, हम प्रोपाइन लेते, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH
CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो फिर जब बॉन्ड एक्सचेंज होते हैं इसके ऐसे, ये इधर आ जाता, ये इधर आ जाता, ये इधर आ जाता, तो फाइनली आपको क्या मिल जाती? मेसिटाइलिन। क्या मिल जाती? मेसिटाइलिन। याद कर लेना भैया इसका। ठीक है, याद आ गया बच्चे? और चौथा कहां से बनाया था हमने? फ्रॉम फ्रॉम एन हेक्सेन। याद आया कुछ? एरोमेटाइजेशन। हमने एन हेक्सेन को Cr2O3 से या V2O5 से या मोलिब्डेनम ऑक्साइड से हीट किया था। किस टेम्परेचर पर? पहले साइक्लोहेक्सेन बन गई थी, फिर साइक्लोहेक्सेन एरोमेटाइज हो गई थी, फाइनली क्या बन गया था? इसमें एक चीज और थी, बताई थी, एन हेक्सेन की जगह एन हेप्टेन ले ले तो क्या बनती थी? टोल्यूइन। ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं, ध्यान रखना, याद से याद करके चले आना। आगे चलते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको याद होगा जब मैं कोल्ब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड करा रहा था तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जब डी कार्बोक्सिलेशन करता था तो एक बड़ा अच्छा केस आता था, सक्सिनिक एसिड वाला। ठीक है, जब सक्सिनिक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट का हमने डी कार्बोक्सिलेशन किया था कोल्ब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से, तो उसमें हमें इथीन मिल गई थी। और हमने मेलोनिक एसिड का भी किया था, उसमें हमें इथाइन मिल गई थी, अगर आपको याद हो। ऐसा एक और क्वेश्चन है, दिखाता हूं, देखते हैं इसमें क्या होगा। दिस इज पोटेशियम सॉल्ट, दिस इज पोटेशियम सॉल्ट। ये क्वेश्चन आया हुआ जेई में, उसने पूछा इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा। अब आपको याद होगा जब कोल्ब इलेक्ट्रोलिटिक डिकार्बोक्सिलेशन होता है तो उसमें मैंने बताया था कि जब CO2 एलिमिनेट होती है तो रेडिकल बनाती है। क्या बनाती है? रेडिकल। जहां पे CO2 होती है वहां रेडिकल बन जाता है। जब रेडिकल बनेगा तो क्या बनेगा, जरा देखते हैं। एक रेडिकल ये बन जाएगा और एक रेडिकल ये बन जाएगा, समझ आएगा? और रेडिकल से रेडिकल जोड़ देते थे हम, ऐसे करते थे जब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आता था। तो जब जेई में क्वेश्चन आया तो जेई ने एक ऑप्शन पता क्या दी? जेई ने एक ऑप्शन ये डाल दी, इसको इसको जोड़ दिया ऐसे, और बहुत से बच्चे ऑप्शन लगा के, ये आंसर गलत है। क्या करना था? क्या करना था? ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर डबल बॉन्ड बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर डबल बॉन्ड बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो आप सोचो अगर ये और ये मिलकर डबल बॉन्ड बना दे तो क्या चमत्कार हो सकता है, जरा देखते हैं। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन मिलकर डबल बॉन्ड बना देंगे, बना दो। ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन मिलकर डबल बॉन्ड बना देंगे, बना देंगे। क्या बन गई? नेफ्थलीन नहीं बन गई? और नेफ्थलीन तो एरोमेटिक कंपाउंड है, अगर ये एरोमेटिक है तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो फिर ऑप्शन में क्या करना था? ऑप्शन में नेफ्थलीन बनानी थी। अब आप सोचो, जो मैं लास्ट क्लासेस से आपको कोल्ब इलेक्ट्रोलिटिक डिकार्बोक्सिलेशन के स्पेशल केसेस करा रहा हूं, और स्पेशली वो जहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड दो बार होता है, तो दोनों जगह रेडिकल बनता है, और वो रेडिकल जब ज्वाइन होता है या तो इथीन बनती है, एक बार इथाइन भी बनाई थी हमने, आप जो साइक्लोब्यूटीन की बात कर रहे थे। तो क्या बननी है उसमें? सक्सिनिक एसिड वाले केस में क्या बन रही थी? इथीन। और मेलोनिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड के केस में क्या बन रही थी? इथाइन। और इस केस में क्या बन रही है? नेफ्थलीन। बड़ा अच्छा केस है, चले आगे। हाँ, फिर हम पढ़ते हैं क्या? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक मिनट। हाँ, देखो, आपने जब बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज करी थी, ये मैं पहले करा चुका हूं सबको, मैं बस रिवाइज करा रहा हूँ ये बातें, इसलिए मैं सोचने में एक एक चीज की डेप्थ में जाऊंगा। उसके लिए मेरा CBSE का लेक्चर देखना। आपको जब मैंने बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज कराई थी तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है जिससे हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें सबसे पहला हमने क्या किया था? हेलोजिनेशन। AlCl3 किस फॉर्म में होना चाहिए? एनहाइड्रस। अगर हाइड्रस होगा तो कैटलिस्ट का काम नहीं करेगा। ये दोनों मिलके क्या जनरेट कर रहे थे, याद है? ये दोनों मिलके क्या जनरेट कर रहे थे? इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा था कहां पर? बेंजीन पर। जब ये इलेक्ट्रोफाइल
अटैक करता था बेंजीन पर, तो बेंजीन की पाई डेंसिटी शिफ्ट होती थी ऐसे। जब पाई डेंसिटी शिफ्ट होती थी तो बेंजीन क्या करती थी, बेंजीन ये इंटरमीडिएट बनाती थी। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ गया, यहाँ पे एच आ गया, यहाँ पे चार्ज क्या आ गया, यानी कि इंटरमीडिएट क्या बनता था, कार्बो कटायन इंटरमीडिएट। फिर हम क्या करते थे, हम इसकी डीलोकलाइजेशन करते थे, प्लस को यहां से यहां लाते थे, फिर प्लस को यहां से यहां लाते थे, बाद में एच के इलेक्ट्रॉन को अंदर कर देते थे। जब यहाँ पे 3 रेजोनेटिंग बनाते थे, फिर बाद में क्या करते थे, हम एच के इलेक्ट्रॉन को अंदर डाल देते थे और हम फाइनली किसको क्रिएट कर लेते थे बच्चों, बेंजीन को, और बाद में किसका लॉस कर देते थे। और बेंजीन ने यहाँ पर H प्लस का लॉस इसलिए किया ताकि बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर रिटेन हो जाए। बेंजीन चाहती यहीं पर ही, इस पॉजिटिव पर ही, इस नेगेटिव का अटैक करवा सकती थी Cl माइनस का। ये जो AlCl3 Cl2 के साथ मिलके AlCl4 माइनस बनाता है, ये AlCl4 वापिस इस पे हमला कर सकता था। ये AlCl4 माइनस अपना Cl माइनस निकाल के इस Cl को दे सकता था और बेंजीन एडिशन प्रोडक्ट बना सकती थी। पर बेंजीन एडिशन प्रोडक्ट बनाने से अच्छा क्या करना पसंद किया, सब्स्टिट्यूशन। मतलब उसने H प्लस को बाहर निकाल के बेंजीन ने अपना जो करेक्टर था, बेंजीन की जो पहचान थी, बेंजीन की जो शान थी, उसको रिटेन किया और उसने अपना एरोमेटिक करेक्टर बनाते हुए सब्स्टिट्यूशन का रास्ता चुना रेदर देन एडिशन। तो बेंजीन एडिशन की बजाय सब्स्टिट्यूशन क्यों चुनती है, ताकि इस माध्यम से, इस तरीके से बेंजीन अपना कौन सा करेक्टर रिटेन कर लेती है, एरोमेटिक करेक्टर रिटेन कर लेती है। तो अगर इसका कोई भी मैकेनिज्म देखें आप, चाहे इसका ये हेलोजिनेशन देखें, चाहे आप इसका अल्काइलेशन देखें, एनहाइड्रस AlCl3, इसमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता था, CH3 प्लस, वो भी अटैक करता था। चाहे आप इसका फ्रीडल, ये कौन सी थी, फ्रीडल क्राफ्ट, क्या नाम था इसका, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। चाहे आप फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन देखें एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, इसमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता था, CH3CO प्लस। मैंने सारे मैकेनिज्म करवा रखे हैं मैं अपनी CBSE के बैच में, किसको डाउट हो 9811232145 पे पूछ सकता है। मैं अब इनके मैकेनिज्म को डिटेल में नहीं कराऊंगा, सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ एंट्रेंस के लायक जो जरूरी है। CBSE के बैच में सारा मैंने कराया हुआ है। ये फ्रीडल क्राफ्ट, क्या नाम है इसका, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। और नेक्स्ट कौन सा था, नाइट्रेशन, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, जिसको नाइट्रेटिंग मिक्सचर भी कहते हैं। ये नाइट्रेशन है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है, NO2 प्लस बनता है। अब इसमें पता क्या लास्ट के जेई में क्वेश्चन आया, इसी मैकेनिज्म के ऊपर जाके चेक करना। मैंने आपको बताया था कि सल्फ्यूरिक एसिड एसिड की तरह काम करता है, और यहाँ पे नाइट्रिक एसिड किसकी तरह काम करता है, लुइस बेस की तरह। ये बेस की तरह काम करता है, और बेस की तरह काम करता है, ये H प्लस इसको देता है, फिर H प्लस इसको देने के बाद वाटर का लॉस होता है, तो ये क्या बनाता है, नाइट्रोनियम आयन। तो जो जेई में क्वेश्चन आया उसमें असर्शन रीजन क्वेश्चन था, उसमें पूछा हुआ था कि नाइट्रेशन में नाइट्रोनियम आयन जनरेट होता है जो इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। असर्शन सही थी। रीजन ये था कि नाइट्रिक एसिड किसकी तरह काम कर रहा होता है, बेस की तरह, और वो नाइट्रोनियम आयन निकालने में हेल्प करता है। तो रीजन भी बिल्कुल उसका सही था और सही एक्सप्लेनेशन थी। नाइट्रिक एसिड इसलिए बेस का काम कर रहा होता है क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे किसका काम कर रहा होता है, एसिड का। ये क्वेश्चन मैंने सीबीएसई के बैच में करा दिया था, सेम क्वेश्चन 2024 जेई में आया था, क्वेश्चन 23 या 24 रहा होगा, चेक कर लेना जाके। और लास्ट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में एक बात ध्यान रखना, सल्फोनेशन में हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करते हैं, और जो क्या बनाती है, SO3 इलेक्ट्रोफाइल। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होता है, वो एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होता है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। पर आपने इसके मैकेनिज्म में 3 स्टेप याद रखने हैं, इसको कभी मत भूलना, इसको कभी मत भूलना। वो 3 स्टेप कौन से, मैं आपको याद दिलाता हूं। पहला स्टेप, अगर इसके मैकेनिज्म के स्टेप से आपको क्वेश्चन आए, पहला स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड स्टेप अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू जनरेट कार्बोकटायन इंटरमीडिएट, कार्बोकटायन। और जानते हैं लास्ट स्टेप क्या होता है, लास्ट स्टेप में प्रोटॉन बाहर निकल रहा था ना,
loss of proton to form substituted product। ये 3 स्टेजेस होती हैं इसका मैकेनिज्म में दिखाऊं। ये देखो सबसे पहले क्या जनरेट हुआ, इलेक्ट्रोफाइल। हेलोजिनेशन में Cl प्लस, अल्काइलेशन में मिथाइल प्लस, एसाइलेशन में एसाइल प्लस, नाइट्रेशन में NO2 प्लस और सल्फोनेशन में SO3 जनरेट हुआ। और फिर पहला स्टेप तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो गया। फिर वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है बेंजीन पे। कौन सा इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रेजेंट इज नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कौन से स्टेप में देखा गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखा जाता है। और थर्ड स्टेप इज लॉस ऑफ प्रोटॉन। तो जो ये सेकंड स्टेप होता है इसमें कौन सा इफेक्ट देखा जाता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्योंकि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कौन सा इफेक्ट होता है, द शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। और अगर जहां पाई जाए अटैकिंग रिएजेंट भी वहां आए, वो प्लस ई होता है। तो कौन सा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखा गया, प्लस ई या माइनस ई, आंसर इज प्लस ई इफेक्ट देखा गया। प्लस ई इफेक्ट मैंने आपको कराया हुआ, याद दिला देता हूं। जब अटैकिंग रीजन वहां अटैक करे जहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हो, देखो इलेक्ट्रॉन कहां आ रहे हैं, यहां। इलेक्ट्रोफाइल कहां आ रहा है, यहां। तो इसको प्लस ई इफेक्ट मैंने याद ऐसे कराया था, जब अटैक होने के बाद प्लस चार्ज जनरेट हो जाए तो प्लस ई, अटैक होने के बाद माइनस चार्ज जनरेट हो जाए तो माइनस ई। ऐसे याद कराया होगा अगर आपको याद हो तो। ये सारे केसेस याद आ गए आपको। हाँ, इसमें ना कुछ केसेस हैं जो पूछते हैं, नीट में कम और जेई में ज्यादा आते हैं। आओ वो केसेस थोड़े से कर लेते हैं एक बार। मान लो बेंजीन के साथ ये रिएक्ट कर गया। अब मैं आंसर डायरेक्ट बनाऊंगा बच्चों, क्योंकि मैं पुरानी क्लासेस में सारी स्टेबिलिटी करवा चुका हूं। अगर एन प्रोपाइल क्लोराइड को एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मैं बार बार नहीं लिखूंगा, एनहाइड्रस है तो काम करेगा, हाइड्रस है तो काम नहीं करेगा, ध्यान रखना। अगर एनहाइड्रस AlCl3 के साथ कराएं तो क्या बनेगा, देखो Cl माइनस निकलेगा यहां से, क्या जनरेट कर देगा, ये वाला कार्बोकेटाइन जनरेट कर देगा। अब ये वाला कार्बोकेटाइन कहां से जनरेट हो गया, जनरेट तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन होना था, तो बना तो ये वाला कार्बोकेटाइन होगा CH3 CH2 CH2 प्लस। पर ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कौन सी शिफ्टिंग करेगा, ये H इधर आ जाएगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी। और नाउ दिस कार्बोकेटाइन विल अटैक ऑन बेंजीन रिंग। तो फाइनली आपका आंसर क्या होगा, CH3 CH3 बेंजीन, क्यूमीन बन जाएगी। दिस इज नोन एज क्यूमीन। 12th के बच्चों को याद होती है, इसलिए पीछे वाले बच्चे ने बोल दिया क्यूमीन, और 11th वाले बच्चों को 12th में याद करा देंगे, वो टेंशन ना लें। अब मैं डायरेक्ट आंसर बनाऊंगा, जरा ध्यान रखना। अब मैं आपको समझाऊंगा नहीं, सीधा आंसर दूंगा, बी केयरफुल। अगर हम इसके अंदर ये कर दें, एनहाइड्रस AlCl3 ले लें, Cl माइनस निकलेगा, कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा, 1 डिग्री। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का ये वाला H इधर शिफ्ट हो जाएगा, कार्बोकेटाइन कौन सा जनरेट हो जाएगा, 2 डिग्री। अब यहां पे जब कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, ये H इधर पहुंच जाएगा ना, CH3 बना देगा, ये CH कार्बोकेटाइन बन जाएगा। दिस विल अटैक ऑन दिस कार्बन एटम। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 C CH3 बेंजीन, ये बन जाएगा। और आगे केसेस करते हैं, धीरे धीरे समझ में आएंगे। देखिए अब मैं डायरेक्ट करूंगा, देखते हैं आपको समझ में आया नहीं आया। CH3 जो पुरानी क्लासेस करता आ रहा है ना, उसको ये शिफ्टिंग करनी आती है, तो उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं। एनहाइड्रस AlCl3 क्या होगा, Cl माइनस निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन 1 डिग्री। पर अगर ये वाला H इधर आ जाएगा तो कार्बोकेटाइन कौन सा बन जाएगा, 3 डिग्री मेरी बच्ची। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन फाइनली ये बन जाएगा। मैं डायरेक्ट शिफ्टिंग करके बना दूं, और ये कार्बोकेटाइन अटैक कर देगा बेंजीन पर, तो क्या बन जाएगा, CH3 तो मेरी पुरानी क्लासेस से आपको ये मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट आनी चाहिए। जिसको वो आती है उसको ये आसान लगेगा, जिसको नहीं आती उसको थोड़ा मुश्किल तो लग ही रहा होगा। और आगे देखते हैं, बेंजीन। अब ध्यान से देखना, आप देखते ही कह देंगे किस तरह हाइड्राइड शिफ्ट करेगा या ये मिथाइल शिफ्ट करेगा, देखते ही पता चल जाएगा। एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस लेना भाई, जैसे Cl माइनस निकलेगा, कार्बोकेटाइन यहां आएगा, कार्बोकेटाइन 1 डिग्री है, तो ये पूरा का पूरा मिथाइल इसका शिफ्ट होकर इस पे बैठ जाएगा। मैं डायरेक्ट कर दूं और देखते हैं क्या होगा।
CH3 इस सी पे चार्ज कौन सा डेवलप हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि इसका मिथाइल किस पे जंप कर गया है? इसका मिथाइल इस पे जंप कर गया। तो CH2 पे क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? मिथाइल। कौन सा कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया? 3 डिग्री। नाउ दिस विल अटैक ऑन दिस बेंजीन रिंग। तो क्या बन जाएगा जरा देखना। मैं पहले ग्रीन कार्बन को बना देता हूं, ये रहा ग्रीन। इसके पास इधर मिथाइल, इधर मिथाइल, इसके पास इधर मिथाइल, इधर मिथाइल और इधर इथाइल। समझ में आ गया बच्चों? तो Cl इधर था और देखो सब्स्टिट्यूशन कहां हुआ। इसमें कौन सी शिफ्टिंग का रूल हमने अप्लाई किया मेरे बच्चों? इसमें मिथाइल शिफ्ट को हमने अप्लाई कर दिया। मुझे समझ में आ रहा है? और करें? और करते हैं आज। ये देखिए, जैसे मान लो ये बेंजीन है। एक बार ये क्वेश्चन आ गया, उसमें लिख दिया CH2Cl2 एनहाइड्रस AlCl3। अब ये बड़े काम का केस था, जरा ध्यान देना मेरे बच्चों, बहुत काम का केस था। अब इसमें क्या होगा? इसमें ये भी Cl निकलेगा, Cl प्लस बनाएगा, और एक और Cl निकलेगा, 2 Cl प्लस बनाएगा। सॉरी, एक Cl माइनस, 2 Cl माइनस। तो CH2 इस पे भी लगेगा, CH2 दो बार कार्बोकेटाइन बनाएगा। एक बार तो ये वाला कार्बोकेटाइन बनाएगा CH2Cl प्लस। समझ में आ गया? जब ये बेंजीन पे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक अटैक में CH2Cl बन जाएगा। फिर जब ये Cl माइनस निकल जाएगा तो फिर कौन सा कार्बोकेटाइन बन जाएगा? CH2 प्लस। और ये फिर बेंजीन पे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा? बेंजीन CH2। समझ में आई बात? नहीं आई? तो अगर यहां पे डाइक्लोरो डेरिवेटिव होगा तो ये दो बार CH2 के इधर भी बेंजीन लग जाएगी, CH2 के इधर भी बेंजीन लग जाएगी। तो थोड़ा दिमाग लगाएगा बच्चा, जो भी बच्चा ऑनलाइन कर रहा है या वीडियो लेक्चर से पढ़ रहा है। इसमें क्या हो सकता है? CHCl3 एनहाइड्रस AlCl3 के साथ इसमें 3 बार सब्स्टिट्यूशन होगा, 3 बार बनेगा। जब 3 बार बन जाएगा तो फिर CH के इधर भी फिनाइल लगेगी, CH के इधर भी फिनाइल लगेगी, और CH के इधर भी फिनाइल लगेगी। लॉजिक समझ में आया मेरे बच्चे? और आगे चलते हैं। देखिए, इसको देखिए, ये क्या करेगा? अगर हम इसको AlCl3 के साथ कर दें तो क्या करेगा? पहले Cl माइनस निकलेगा, यहां पे चार्ज क्या आ जाएगा? पता क्या करेगा? ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन को यहीं पे हमला कर देगा, विद इन मॉलिक्यूल अटैक हो जाएगा। तो कितने मेंबर रिंग बनेगी जरा देखना, कितने मेंबर रिंग बनेगी? ये वाला कार्बन इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, तो टोटल कार्बन देखना कितने हैं, ध्यान से देखना। टोटल कार्बन देखना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये वाला कार्बन किससे बॉन्ड बना गया? जाके बेंजीन से बन गया। और इस कार्बन के पास एक क्या था इधर? समझ में आ गया जी कैसे किया? लास्ट टू लास्ट डे में आया ऐसा क्वेश्चन। और भी कराता हूँ, टेंशन ना लो। मैं काम करता हूँ, कुछ मॉलिक्यूल मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, फिर उनको एक साथ करवाऊंगा। आप ताकि धीरे धीरे साथ साथ नोट कर लो। मैं एक साथ पहले मॉलिक्यूल लिख देता हूँ बोर्ड पे। चलो देखिए, अब जैसे इस केस को देखिए, जैसे ही AlCl3 एनहाइड्रस लेंगे, Cl माइनस इसमें समा जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब वो कार्बोकेटाइन किस पे अटैक करेगा? बेंजीन पे। इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट होगा? इसका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा ये, और ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर अटैक कर देगा यहां पर। जब अटैक हो जाएगा तो फिर फाइनली ये बेंजीन CH2 बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रोसीड कर देगा। अगले में देखिए, AlCl3 Cl2, समझ में आया? दो बार हमला होगा। एक बार एक Cl निकलेगा, अटैक होगा, फिर दूसरा Cl निकलेगा, दूसरी बेंजीन पे अटैक होगा। तो यानी कि बेंजीन कितनी इन्वॉल्व कर लेगा? ये 2, और बीच में क्या लग जाएगा? CO, एक इधर एक इधर। शाबाश, बेंजोफिनोल बन जाएगा ये।
बेंजोफिनोन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ। ये बड़ा अच्छा केस है। देखो आपको मैंने पहले एक चीज बताई हुई है, चलो एक काम करता हूँ, पहले वो बता देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ, फिर मैं इन दो क्वेश्चंस पे आऊंगा। देखो बच्चे, बेंजीन जो होती है ना, बेंजीन के ऊपर अगर ऐसा ग्रुप लग गया है जिसके पास लोन पेयर है, वो अपना लोन पेयर देके अपने प्लस आर इफेक्ट से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आसान कर देता है और अटैक ऑर्थो पैरा पे कराता है। जैसे NH2, NH2 के पास भी लोन पेयर है, ये बेंजीन को लोन पेयर देके अपने प्लस आर इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आसान कर देता है और अटैक ऑर्थो पैरा पे कराता है। जैसे मिथॉक्सी ग्रुप, लोन पेयर लगा हुआ है, लोन पेयर लगा हुआ है, ये अपना लोन पेयर देके प्लस आर इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे इंक्रीज कर देता है और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आसान तो करता ही है और इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पे अटैक करवाता है। ठीक है, ये केसेस पढ़ते हो आप। तो इन ग्रुप को कौन सा ग्रुप कहते हैं? तो OH, NH2, मिथॉक्सी, सच ग्रुप्स आर एक्टिवेटिंग ग्रुप। मतलब एक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों? क्योंकि इन्होंने बेंजीन को एक्टिवेट कर दिया कि इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन दे दे। एक तो बेंजीन के पास अपने इलेक्ट्रॉन थे, ऊपर से इन्होंने अपने भी दे दिए, बेयर जो इलेक्ट्रॉन बांट अपने। और अटैक कहां कराएगा? इलेक्ट्रोफाइल का ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे कराएगा। तो इसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कहते हैं। समझ आ गया? ऐसे कुछ ग्रुप्स होते हैं जो बेंजीन पे लग तो जाएं, वो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ लूट लेते हैं। जैसे बेंजल्डिहाइड, निशानी बता देता हूं, C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, तो ये O कार्बन को लूटेगा, बेंजीन कार्बन बेंजीन को लूट लेगा। तो ऐसे ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है? -R। अब बताओ, ये ग्रुप क्या करेगा? बेंजीन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लूटेगा। जब लूटेगा तो इसकी ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे कौन सा चार्ज डीलोकलाइज कर देगा? पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज कर देगा। इसके रेजोनेटिंग अगर आपको याद हो, मैंने करा रखे हैं, मैं यहां पे वो नहीं कराने वाला। तो ये इलेक्ट्रोफाइल का आना मुश्किल कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ये लूट के भाग गया। तो ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं, कौन सा ग्रुप? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और अगर हम ऐसे ग्रुप में अटैक जबरदस्ती कराएं तो अटैक की ऑप्शन सिर्फ दो जगह पे बनती है, या यहां बनती है या यहां बनती है। इसको कहते हैं मेटा पोजीशन। तो ऐसे ग्रुप कौन से डायरेक्टर होते हैं? ऐसे ग्रुप मेटा डायरेक्टर होते हैं। समझ में आ गई बात जी? C डबल बॉन्ड होना चाहिए। जैसे C डबल बॉन्ड हो, CH3 एसिटोफिनोन, -R इफेक्ट होता है। जैसे COOH बेंजोइक एसिड, -R होता है। जैसे नाइट्रो ग्रुप, -R होता है। ये सब बेंजीन को लूटेंगे। जैसे सल्फोनिक ग्रुप, SO3H, तो सल्फोनिक ग्रुप भी कौन सा ग्रुप हो गया? बेंजीन को लूटेगा नहीं लूटेगा ये? तो ये भी डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टर हो गया। अच्छा बताना, एसिड डेरिवेटिव जितने थे, COCl डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टर। एसिड डेरिवेटिव में एसिड अमाइड भी होते थे, डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टर। एस्टर्स भी होते थे, COOR डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टर। CN डीएक्टिवेटिंग एंड, ये सब क्या कर रहे हैं? इनकी निशानियां देखो, बेंजीन वाले आइटम के पास लोन पेयर नहीं है, आगे डबल बॉन्ड है, तो ये शिफ्टिंग बाहर की तरफ हो जाती है। इन सभी का इफेक्ट कौन सा इफेक्ट हो गया? -R। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक को मुश्किल कर देते हैं और अटैक कहां कराते हैं? मेटा पोजीशन पे। OH NH2 मिथॉक्सी ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिक अटैक को आसान कर देते हैं, अटैक कहां कराते हैं? ऑर्थो और पैरा पे। अगर एक कराना हो तो पैरा पे, क्योंकि पैरा वाला सिमेट्रिकल होता है। पर एक और है जो थोड़ा निराला होता है, हेलोजन्स। हेलोजन्स, हेलोजन्स जो होते हैं लोन पेयर तो देते हैं, लोन पेयर तो देते हैं, लोन पेयर देंगे तो लोन पेयर कहां इंक्रीज कर देंगे? ऑर्थो पे, पैरा पे, और यानी कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर तो होते हैं, पर ये स्लाइटली हल्के से डीएक्टिवेटिंग हो जाते हैं। ये बेंजीन पर अटैक थोड़ा मुश्किल कर देते हैं, क्योंकि Cl का इफेक्ट -I इफेक्ट भी होता है। तो स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग किसकी वजह से है? अपने -I इफेक्ट की वजह से। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर किसकी वजह से है?
अपने प्लस आर की वजह से ये थोड़े अलग होते हैं। मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं जो जेई में 2 बार लगातार आया अलग अलग साल में, दिखाता हूं। जैसे वो ऐसे कर देगा, जैसे बेंजीन बना देगा, नाइट्रोबेंजीन बना देगा, टोलवीन बना देगा, और क्लोरोबेंजीन बना देगा। ये क्वेश्चन 2-3 साल लगातार आए हैं। कहेगा इनको अरेंज करो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। अब ध्यान से देखो, नाइट्रो ग्रुप माइनस आर, अटैक मुश्किल कर देगा। मिथाइल डोनेटिंग, अटैक आसान कर देगा। ना डोनेटिंग ना विड्रॉइंग। सीएल अटैक तो ऑर्थो पैरा पे कराएगा, पर ड्यू टू इट्स माइनस आई इफेक्ट अटैक थोड़ा सा स्लो कर देगा। तो सबसे स्लोएस्ट कौन होगा? सबसे स्लोएस्ट नाइट्रो, क्योंकि बेंजीन की डेंसिटी को लूट लेगा, पॉजिटिव चार्ज को डिलोकलाइज करेगा। फिर क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन क्यों? क्योंकि ड्यू टू इट्स माइनस आई इफेक्ट ये अटैक थोड़ा सा मुश्किल कर देता है, इंटरमीडिएट को अनस्टेबल कर देता है। 12th में कराया हुआ है, कराऊंगा आगे 11th वालों को। इसके बाद टोलवीन आएगा, बेंजीन आएगा, बोलो बेंजीन, और सबसे आगे कौन निकल जाएगा? टोलवीन। और अगर मान लो उसने फिनोल भी दिया होता, तो फिनोल तो टोलवीन से भी आगे निकल जाएगा, क्योंकि फिनोल अपना लोन पेयर देके एक्टिवेट करता है। मिथाइल लोन पेयर नहीं देता, सिग्मा डेंसिटी देके एक्टिवेट करता है। तो और आगे कौन निकल गया? फिनोल भी निकल गया। और अगर आप पिछले साल का पेपर देखोगे, उसने ये दिए हुए हैं, एक में फिनोल दिया हुआ था, एक में टोलवीन दिया हुआ था, एक में टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप दिया हुआ था, और एक में क्लोरोबेंजीन दिया हुआ था। इनको भी अरेंज कर लोगे? अब तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा लग रहा है आपको? नंबर 3 फॉलोड बाय नंबर 2, फिर 1, और सबसे क्लोरोबेंजीन, क्योंकि स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग होता है। अगर यहां पे नाइट्रोबेंजीन भी लगा देता तो फिर क्या होना जाता? 5वां भी आया था। अब एक और क्वेश्चन कराता हूं जेई का, फिर मैं पीछे वाले क्वेश्चन पे जाऊंगा। एक बार आया बेंजीन, पैराजाइलिन, मेसिटाइलिन, क्लोरोबेंजीन, और मजे की बात स्ट्रक्चर नहीं बनाया था, नाम लिखे थे। स्ट्रक्चर नहीं बनाया था, नाम लिखे थे। इसलिए मैं कहता हूं नाम जरूर याद करो। बेंजीन, जाइलिन, मेसिटाइलिन, क्लोरोबेंजीन। सबसे कम रिएक्टिव तो क्लोरोबेंजीन होगा, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट से थोड़ा सा डीएक्टिवेट कर देता है। फिर आएगी बेंजीन की बारी। जाइलिन ये होता है, 2 मिथाइल लगे हुए हैं। 2 मिथाइल किस पोजीशन पे लगे हुए हैं? पैरा पे। मेसिटाइलिन कितने मिथाइल लगे होते हैं? 3, 1 2 3, 1 से भले 2, 2 से भले 3, मेसिटाइलिन। तो बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगी? मेसिटाइलिन। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आया 2024 में। अगर ये समझ में आ गया तो मैं पिछले क्वेश्चन पे चलूं। आ जाओ, फिर वाइंड अप करते हैं क्लास को। आ जाओ, अब ये क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखा, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अब जैसे इसमें AlCl3 डालेंगे, क्या जनरेट होगा मेरे बच्चों? कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बोकेटाइन अपनी बेंजीन पे हमला कर देगा सामने आके। अब जब ये कार्बोकेटाइन बनेगा, अब ये वाला कार्बोकेटाइन इधर भी अटैक कर सकता है, इधर भी कर सकता है, भाई कहीं भी कर सकता है। अब जरा इस मिथाइल को देखो, मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं, पर एक बनाना हो तो कौन सा बनाना होता है? पैरा। मिथाइल की ये पोजीशन ऑर्थो है, ये वाली पोजीशन मेटा है, ये वाली पोजीशन पैरा है। तो बताओ ये वाला कार्बोकेटाइन इधर हमला करेगा या ये वाला कार्बोकेटाइन इधर हमला करेगा? ये वाला कार्बोकेटाइन इधर हमला करेगा। तो फाइनली रिंग ये बनेगी, ये रहा मिथाइल, ये रहा मिथाइल, और यहां से ओ से शुरू हो जाओ, 1 2 3, देखना जरा, 1 2 3, ये वाला 3, 1 2 3, ये वाला 3, और ये वाला 3 का कार्बोकेटाइन कहां पे अटैक कर जाएगा? और ये वाला मिथाइल इस तीसरे कार्बन पे बाहर आ जाएगा। समझ में आ गया? जो जेई में ऑप्शन थी उसने एक ऑप्शन में इसको यहां जोड़ा हुआ था, तो सिंपल क्या कंसेप्ट लगाना था? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर वाला। और इसमें आ जाओ, जैसे Cl माइनस निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। अब कार्बोकेटाइन बेंजीन के यहां भी अटैक कर सकता है, यहां भी कर सकता है, पर मिथॉक्सी ग्रुप है। मिथॉक्सी ग्रुप कौन सा डायरेक्टर होता है? बोलो।
ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पैरा में अगर एक बनाना हो तो कहां बनाओगे? पैरा पैरा, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, अटैक कहां होगा? इसका अटैक इधर होगा। तो लगभग ऊपर वाला ये क्वेश्चन है, एक में मिथॉक्सी एक में मिथाइल था, दोनों जेई में आए हुए हैं। इसको पूरा कर लोगे? बताओ, इसको कर लोगे पूरा? कोई डाउट? और मैंने आपको 12th के एंट्रेंस बैच में, मैंने आपको 12th के एंट्रेंस बैच में एक ऐसे केस भी कराया हुआ है, बेंजीन दो चीजों से जुड़ी हुई है, इधर एक्टिवेटिंग है इधर डीएक्टिवेटिंग है, तो बेंजीन किधर जा रही है? एक्टिवेटिंग की तरफ, डीएक्टिवेटिंग की तरफ नहीं जा रही। वो याद है क्वेश्चन? वो नहीं करा रहा, याद है क्वेश्चन? बेंजीन दो है, एक सीओ है एक एनएच है, बेंजीन किसकी तरफ जा रही है? एनएच की तरफ, और पैरा पे जा रही है। जो अटैक किस पे करेगा? पैरा पे। एक सीओ है और सीओ के साथ ओएच है, ओ जुड़ा हुआ है, तो ओ वाली तरफ जाएगी, सीओ वाली तरफ। तो बेंजीन के जिस तरफ सीओ जुड़ा हुआ है वहां इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, जिस तरफ ओ जुड़ा हुआ है, एन जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल वहां जाएगा। 12th में कराए, अभी 11th में ऐसे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। तो आपका ये टॉपिक में, हाँ, बेंजीन के दो चीजें और कर लेना। बेंजीन एडिशन भी शो करती है। बेंजीन एडिशन कब शो करती है? एक H2 निकिल के साथ साइक्लोहेक्सेन बनाती है, और एक क्लोरीन अल्ट्रावायलेट या 500 डिग्री सेल्सियस पे क्या बना देती है? BHC। मजे की बात, नाम में बेंजीन हेक्साक्लोराइड है पर इसमें बेंजीन नहीं होती है, एडिशन के एग्जांपल है। पर अगर बेंजीन में ये डाल दें क्लोरीन AlCl3 डार्क और एक्सेस, तो Cl हर जगह के H को निकाल देती है, C6H6 बनाती है, सारे H निकल जाएंगे। ये सब्स्टिट्यूशन हुआ है, इसको कहते हैं हेक्साक्लोरोबेंजीन, C6H6 हेक्साक्लोरोबेंजीन, और इसको कहते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। नो बेंजीन पर नाम में बेंजीन है। आयुपिक नेम होता है 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, आयुपिक नेम होता है ये वाला, और कॉमन नेम होता है बेंजीन हेक्सा। तो बेंजीन एडिशन में दो एडिशन शो करती है, सब्स्टिट्यूशन के मैंने केसेस करा दिया, यानी कि बेंजीन एडिशन सब्स्टिट्यूशन दोनों शो करती है। और अगर बेंजीन का एक ग्राफ आता है, मैं फटाफट करा के मैं वाइंड अप कर रहा हूं क्लास को। जब बेंजीन का हम अटैक कराते हैं इलेक्ट्रोफाइल का, जब यहां से शुरू करते हैं तो पहले एनर्जी बढ़ती है, फिर एनर्जी कम होती है। यहां पे कौन सा इंटरमीडिएट बनता है? कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट। याद है पीछे मैं कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट बना रहा था? उस कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो एल्कीन एडिशन कर दे या वो सब्स्टिट्यूशन कर दे। तो यहां पे आके वो कौन सा प्रोडक्ट बनाना पसंद करता है? सब्स्टिट्यूशन। और अगर हाई एनर्जी में चला जाए तो वो क्या बनाना पसंद करता है? एडिशन प्रोडक्ट। तो बेंजीन रिएक्टेंट से कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट बनाती है, कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट के पास दो रास्ते होते हैं, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। एडिशन वाले में एनर्जी ज्यादा होती है, सब्स्टिट्यूशन वाले में एनर्जी कम होती है, तो इसलिए बेंजीन किसको चुनती है? सब्स्टिट्यूशन को, रेदर देन एडिशन। तो ये छोटा सा ग्राफ है आपका 11 का हाइड्रोकार्बन का एंड हो गया। बाय, नमस्ते, ध्यान रखो।